हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से एक एग्जाम को हम लोग डिकोड करने वाले हैं कि उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली यह वीडियो पब्लिक डिमांड में लाया जा रहा है। पब्लिक डिमांड में इसलिए क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड करते रहते हो, बोल के हमने एमएससी केमिस्ट्री कर रखा है, हम बाकी एग्जाम भी देते हैं, उनका हमें कौन बताएगा। तो फिर उन्होंने कुछ एग्जाम रखे, जैसे सबसे ज्यादा मैसेजेस आए हुए हैं, एक तो आपके क्या बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एक जूनियर केमिस्ट के लिए। दोनों ही आरपीएससी की भर्तियां हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि जो सबसे पहले हम लोग जो नंबर ले रहे हैं वो पीएचडी डिपार्टमेंट की जो जूनियर केमिस्ट की भर्ती है, जिसको आरपीएससी द्वारा करवाया जाना है, फरवरी के आसपास जिसका एग्जाम होने वाला है, उसको ले रहे हैं। और इसके बाद में अगला वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को पूरी तरह से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें और देखते हैं कि हम लोग आखिर क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। तो एक तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अब ये दिख रहा होगा जो मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ओके, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि हम कहां चल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी लाता हूं, ग्रीन इंक लेता हूं। यस, ओके, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ये जो भर्ती है उसमें हम हैं। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ओके, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ये जो भर्ती है वो आपके किस पीएचडी डिपार्टमेंट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीएचडी बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, उसमें जूनियर केमिस्ट की ये जो वैकेंसी है ना, उसके लिए है, जिसका फरवरी के आसपास एग्जाम होना है। सीट सबसे पहले मैं आपको बता दूं 13 सीट है इसमें जूनियर केमिस्ट के लिए। ज्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं, हम सीधा आते हैं हमारे टारगेट के ऊपर। तो एग्जाम स्कीम आपके सामने है। एग्जाम स्कीम में देखिए, इसमें 2 स्टेज में होगा, पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन का है, दूसरा स्टेज आपका इंटरव्यू का है। रिटन एग्जामिनेशन आपका 150 नंबर का है और इंटरव्यू आपका 15 नंबर का है। पूरा फोकस हम देने वाले हैं इस वीडियो में रिटन एग्जाम के ऊपर। रिटन एग्जाम में आपके पेपर के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, है ना, जिसमें पार्ट ए में राजस्थान का जीके होगा, पार्ट बी में आपका जो है वो सब्जेक्ट होगा यानी कि केमिस्ट्री होगा। पार्ट ए के क्वेश्चन 40 आएंगे, 40 नंबर के होंगे। पार्ट बी में 110 क्वेश्चन आएंगे, वो 110 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के ये जो रिटन एग्जाम है वो 150 नंबर का है और इसमें 150 ही क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये पूरा एग्जाम आप देखिए 2 घंटे और 30 मिनट यानी कि केवल 2.5 घंटे में होने वाला है। यानी कि आप करने वाले हैं 150 क्वेश्चन 150 मिनट में। यदि मैं गलत नहीं हूं तो 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट सही है। तो यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो हमें स्ट्रेटेजी भी उसी हिसाब से रखनी है, अनावश्यक रूप से डीप जाकर के इस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। उसकी हम बात करने वाले हैं एक यूनिट की इस वीडियो में, कि उसे कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बाकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बाकी सारे जो हैं वो क्या बोलते हैं रूल जो हैं वो जो आरपीएससी के रहते हैं वही सामान्य है। तो ये आरपीएससी द्वारा इस भर्ती के लिए यानी कि जूनियर केमिस्ट के लिए जो आपका सिलेबस रिलीज किया गया है वो आपके सामने है, ठीक है। ये देखिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचईडी, है ना, ठीक है। तो ये बात हो गई। ओके, पार्ट ए आपके सामने है जिसमें राजस्थान का जनरल नॉलेज है वो आना है और इसमें बेसिकली 40 क्वेश्चन आएंगे, ये हमने देख लिया। अब इसमें यूनिट 1 आपके राजस्थान की हिस्ट्री की है, हिस्ट्री एंड कल्चर की, यूनिट 2 ज्योग्राफी की है और इकोनॉमिक्स भी उसी के अंदर है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इनको देख लेना, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। ये कहाँ से करनी है वो आप देख लेना, राजस्थान का जीके वाली, है ना, आसानी से मेरे ख्याल से मैटर मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ये जो पार्ट ए वाला जो सिलेबस है वो बहुत सारी रिक्रूटमेंट में कॉमन है। आरपीएससी की जो बहुत सारी जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है ना, उनमें लगभग ये कॉमन है ना। इसलिए इसका आपको काफी सारा कंटेंट मार्केट में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, अब हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो पार्ट बी है जिसमें आपके 110 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हमारा टारगेट है आज के इस वीडियो का। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इस एग्जाम के लिए आपका जो कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होने वाला है। सबसे पहला तो ये है कि आपको एनसीईआरटी और बीएससी की जो किताबें हैं वो इस एग्जाम की तैयारी करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। स्पेशली मैं हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और क्या क्या बुक हो सकती है वो हम आगे वीडियो में देखते जाएंगे। फिलहाल हम यही यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं कि एनसीईआरटी और बीएससी की किताबें आपके लिए इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं।
होंगी, जरूर होंगी, ठीक है। दूसरा, इस एग्जाम में एक चीज का और ध्यान रखना, आपको जो यूनिट है वो आपको बेसिकली प्लान करके करनी है। प्लान करके मतलब आपको आंख बंद करके नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि 40 क्वेश्चन उधर जीके वाले पोर्शन में भी आ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, क्योंकि आप यहां देखो इस सिलेबस में आपके 21 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 21 यूनिट है। क्वेश्चन आने वाले हैं 110, तो मोटा मोटा हम अंदाजा लगाएं तो एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये देखना है कि उस यूनिट में यदि कंटेंट ज्यादा है, देखना बात को समझना जरा, ठीक है। कुछ यूनिट ऐसी मिलेगी जिनमें कंटेंट ज्यादा है, क्वेश्चन 5 ही आने हैं, तो आपको लॉजिकल जाना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होकर के जाना है। ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री 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 करते रहो और खो जाओ भीड़ में, और सिलेक्शन वो निकाल ले जाए जिसने बैलेंस वे में केमिस्ट्री पढ़ा और बैलेंस वे में जीके वाला पोर्शन पढ़ा। बात को समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बैलेंस वे में तैयारी करनी है और ये देखना है कि कौन सी यूनिट में ज्यादा कंटेंट है, जिसमें ज्यादा कंटेंट है उसको समराइज्ड वे में प्रिपेयर करना है, यानी कि उसके इंपॉर्टेंट बातों को ही बस इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ सकती है बस वही लेनी है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो आपको वो यूनिट देखनी है जिसमें कंटेंट कम है और जो आपके लिए स्कोरिंग हो सकती है वो आपको देखनी है। जो लेंदी यूनिट है उसको आप लास्ट के लिए रख लें और उसको लास्ट में आप करें तो उसको एक समराइज्ड वे में करें, उसका कहीं से समरी मिल जाए या इंपॉर्टेंट बातें मिल जाए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, बस उस तरह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी कौन सी यूनिट कहां से पढ़नी है वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले नंबर आता है हमारी पास जो यूनिट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना कहां से है? एनसीईआरटी से पढ़ना है कंप्लीटली, और इसी में एक इन्होंने पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यानी कि जो क्लास 11 एनसीईआरटी का जो 3rd चैप्टर है वो भी दे रखा है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला 2nd चैप्टर दे रखा है। और ये मेरे ख्याल से इन्होंने एज इट इज जो सिलेबस 1st ग्रेड की जो यूनिट है उसमें से एज इट इज इन्होंने उठाया हुआ है, वहां भी ऐसे कैसे लिखा हुआ है दोनों यूनिट और सेम टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी है वो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। ये बात हो गई, काफी आसान से टॉपिक हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये दोनों कंप्लीट चैप्टर हैं, कौन से? एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का और एक पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी में जो चैप्टर हैं दोनों आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं, इसमें कहीं कोई नानुकुर नहीं करनी है। ओके, अगला देख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट आपको एनसीईआरटी से कवर करनी है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, होना ही चाहिए, याद रखना इस चीज को। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें बचती हैं, जैसे आपको हेटेरोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको डिटेल्ड नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, थोड़ा समराइज वे में मिलेगा। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है वो जेडीली में भी है और पूरी शर्मा कालिया में भी है, वहां से इन दोनों टॉपिक्स को आप ले सकते हो। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, उनको मैंने बता दिया, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो इनऑर्गेनिक की बुक है उसमें केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, वहां से आप एच बॉन्डिंग और आप ये जो हेटेरोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल वाला पोर्शन है ये आप वहां से ले सकते हो। ये मेरा कहने का मतलब है ये यूनिट आपको बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूरी मिल जाएगी डिटेल में, जेडीली में भी पूरी मिल जाएगी, पूरी शर्मा कालिया में भी मिल जाएगी। आपको इनको कवर करने से पहले आपको एनसीईआरटी में से कंप्लीट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ना है। आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, इसके लिए आपको एनसीईआरटी का डी ब्लॉक वाला जो चैप्टर है उसमें 5-7 पन्ने हैं, ज्यादा नहीं है, वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से रीडिंग लगाने ही लगाने हैं, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें आपके ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुआ, ये आपके कवर हो जाएंगे। उसमें कुछ और टॉपिक भी हैं, कंपाउंड्स भी हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, वो आपको पढ़ने नहीं है, ध्यान रखना। गो स्मार्टली, लर्निंग केमिस्ट्री की अप्रोच अपनाओ, स्मार्टली जाओ, ठीक है। अब मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है, ये कहां से लेना है, कहां से लेंगे भाई? जेडीली आरपीएससी पीछे पड़ी हुई है, जेडीली और पूरी शर्मा कालिया के, तो हम भी इन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं, यहां से आप ले लो। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे हम क्या करें, तो भाई आप बीएससी की बुक पकड़ लो, 2nd ईयर इनऑर्गेनिक में ये सब है, मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल, आप वहां से ले लो, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक है लिगेंड फील्ड थ्योरी, आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये लो, क्योंकि लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ करके समझने में जितनी मगजमारी करोगे उतने में आप थोड़ा बहुत राजस्थान का जीके पढ़ लेना, थोड़ा सा सही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये टॉपिक अनावश्यक रूप से लंदी है ना, और एक टॉपिक इन्होंने डाला है, गारंटी नहीं है इसमें से क्वेश्चन आए कि नहीं आए, तो आप लिगेंड फील्ड थ्योरी को आप छोड़ देना। बात समझ में आ गई ना, इस टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई जिद करे, कोई स्टूडेंट जिद करे कि मुझे तो पढ़ना ही है, तो भाई पढ़ना है तो एक काम करो, पूरी शर्मा कालिया में लिगेंड फील्ड थ्योरी का टॉपिक है, वहां से पढ़ लेना, जिद नहीं करना लेकिन, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, हाँ आगे चलते हैं। इसमें जॉन टेलर इफेक्ट वगैरह है, ये आपको जेडीली में मिल जाएगा और पूरी शर्मा कालिया में मिल जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी आप एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला ये जो चैप्टर है वहां से नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब आपको बढ़िया तरीके से सब जगह मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हालांकि ये बीएससी में भी है, लेकिन आपको जाहिर सी बात है आप पढ़ते रहें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप देख लें, लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो है, ठीक है,
लेंथेनाइड एक्टिनाइड भी वही है जो डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर है। सबसे पहले एनसीईआरटी आपको वहां से लगानी है। उसके बाद आपको ये जो मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है ये आपको जेडीली में से लेनी है। सुपर हैवी एलिमेंट्स जेडीली में अच्छा खासा दे रखा है, वहां से लेना है ना। ये पहले फर्स्ट उसमें था, ये फर्स्ट ग्रेड में था, ये पहले बाद में हटा दिया इन्होंने। इसमें पता नहीं क्यों इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है इस टॉपिक को, सुपर हैवी एलिमेंट्स को, कोई बात नहीं। लेकिन ये मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी लेंथेनाइड एक्टिनाइड की और सुपर हैवी एलिमेंट्स ये दोनों जेडीली में से है, वो आपको वहीं से ही लेने हैं हर हाल में। बाकी ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी आपको जेडीली मिल जाएगा। बीएससी की बुक्स की आप हेल्प ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले तो बीएससी पढ़ना ही है, इंग्लिश मीडियम वालों की भी इच्छा हो तो मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, लेकिन वहां उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ, लेकिन आप टच करना उनको, कोई बात नहीं, टच कर लेना। आजकल जो बीएससी की किताबें आ रही है नई वाली, वो एकदम ठीक ठाक लेवल की आ रही है ना। कई चीजें उनमें जेडीली से भी ज्यादा हैं, तो आप वहां भी टच कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि बीएससी की किताबें आपकी इस एग्जाम में तैयारी करने में हेल्पफुल 100% हैं। अब आ गई यूनिट नंबर 5, ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री। अब आप कहोगे सर ये तो बीएससी में भी नहीं है, जेडीली में भी नहीं है, पुरी शर्मा कालिया में भी नहीं है, पुरी शर्मा पठानिया में भी नहीं है, मॉरिसन बर्ड में भी नहीं है, तो ये है कहाँ? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली बात तो स्मार्ट अप्रोच अपनाओ, मैं आपको बताता हूं। इसमें डीप क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं इस यूनिट के, ठीक है। आपके आएंगे फंडामेंटल क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर फंडामेंटल कहां से कवर करें, तो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं, वो फ्री पीडीएफ रहेगी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना देंगे, ठीक है। किसका? अब कोई कहेगा एप्लीकेशन कौन सी? अरे भाई, लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक फोल्डर बना देंगे जूनियर केमिस्ट के नाम से, और वहां ये सारा जो कंटेंट है वो डाल देंगे। वो फ्री कंटेंट रहेगा सबके लिए, कोई भी डाउनलोड कर सकता है उसको, ठीक है। ये कंटेंट, तो जो ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, ठीक है, बेसिक चैप्टर है, वो उसमें बेसिक जानकारियां हैं। ये मैं एप्लीकेशन में आपका वो जो क्या बोलते हैं, एक फोल्डर बना दूंगा जूनियर केमिस्ट का, और उसमें ये सारा कंटेंट आपको मैं दे दूंगा। तो वहां आपकी ये तैयारी है वो हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई। तो इसके लिए आप लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो जल्दी से, वहां मैं इसका कंटेंट है वो डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जूनियर केमिस्ट का एक फोल्डर बना करके, ओके। तो ये रहा, है ना। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो एकदम मतलब ठीक है, मैं डाल दूंगा वहां पर। एक फंडामेंटल चैप्टर है, आपको मैं दिखाता हूं। ये रहा। हो सकता है ये आपके पास हो, ये फ्री पीडीएफ के रूप में काफी ज्यादा अवेलेबल रहता है इंटरनेट पे, ठीक है। इसमें ग्रीन केमिस्ट्री और जो आपकी नैनो केमिस्ट्री है ना, नैनो पार्टिकल्स है, उनके बारे में सारा नॉलेज है, बेसिक जानकारियां जितनी भी हैं वो सारी हैं। अब कोई कहेगा हिंदी मीडियम में, भाई हिंदी मीडियम में मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ही अपना जाने। बाकी क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ है। इसके अलावा और भी कोई कंटेंट है ना, तो इसमें आपका नैनो पार्टिकल भी दिया हुआ है, और इसमें आपका वो भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री का पोर्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने मतलब वहां पर प्रस्तुत कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। अब आप कहेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये कहां से करें, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो फंडामेंटल चैप्टर है वो आपको ज्यादा डीप में नहीं करना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अब आप देखोगे तो इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम पे क्या है, आप देखोगे तो सारा वाटर के लिए है। वाटर पोल्यूशन, वाटर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सारा वाटर के लिए। तो वाटर के लिए आपको क्या करना है, एक तो एनसीईआरटी क्लास 11 में पहले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता था, आजकल तो हटा दिया उसको क्लास 11 से। तो वो आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगा, है ना। आप लिखेंगे एनवायरमेंटल एनसीईआरटी पीडीएफ तो आ जाएगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। उसमें वाटर का थोड़ा सा पोर्शन है, आपको मैक्सिमम चीजें इसकी वहां मिल जाएंगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको इसकी जो मैक्सिमम चीजें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे आपका ये रहा वो चैप्टर जिसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का 14th चैप्टर है ये, और इसमें वाटर वाला जो पोर्शन है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत हैवी पीडीएफ है ये, एक्चुअल में बहुत है। इसमें डायग्राम वगैरह है ना, इसलिए कंप्यूटर भी क्या है कि इसके सामने हाथ जोड़ लेता है। ये बहुत हैवी पीडीएफ है, खुल गई और चल रही है, यही गनीमत है, ठीक है। तो ये अभी तक आया नहीं है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का वो जो वाटर वाला पोर्शन है, मैं आपको बता करके ही दम लूंगा। यस, ये रहा वाटर पोल्यूशन, यहां से चालू होता है 14.3 वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ये रहा, आप देखो मैंने कहा था ना हैवी पीडीएफ है, ये मानती नहीं है किसी की, बहुत जिद्दी है। एनसीईआरटी की रह गई ना, ये रहा, चल गया भाई, पेन चल गया। इतनी देर मैं भी संघर्ष कर रहा था। ये देखो वाटर पोल्यूशन, उसमें आपके ये वाटर पोल्यूशन के कारण बताएगा, ठीक है। देखो आसानी से नहीं चल रहा ना, बहुत जिद्दी पीडीएफ है ये, ठीक है। उसके बाद में आपके ये वाटर पोल्यूशन के मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स इन्होंने दे दिए, ठीक है ना। वो भी आपके वहां टॉपिक है मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने आपका यहाँ बीओडी सीओडी का बेसिक बता दिया। इसके अलावा बीओडी सीओडी और आगे कहां से करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। कुल मिला करके ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर जो आपके सिलेबस में है, ये देखो ये मेरे पीछे मैं इसको कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लिखा, हाँ ये लिखा गया फाइनली। ये देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वाटर, उसमें आपके फ्लोराइड क्लोराइड जो भी वहां दे रखा है वो यहाँ पर सारा है। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ये जो है, ये देखो ये सारे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसकी कितनी होनी चाहिए मेटल्स की, वो यहाँ पर सारी दे रखी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ये वहाँ आपके सिलेबस में दे रखा है ना, नाइट्रेट, सल्फेट वगैरह जो भी है, लेड लेड वगैरह जो भी है, वो आप यहाँ से आपको देख करके जाना है। ये पैराग्राफ भी आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है ना, एडिशनल जानकारी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आपको यहाँ से लेना है, इसके अलावा आप कहोगे और कहाँ से, भाई एक और पीडीएफ है, एक और चैप्टर है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। वो बेसिकली एनआईओएस का चैप्टर है, ये सभी मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा। ये रहा एनआईओएस का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर, इसमें भी आपको ये जो जानकारियां हैं ये मिल जाएंगी। आप इनको यहाँ से कवर कीजिए, मतलब जितना आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर सामान जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वाटर पोल्यूशन वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको निकाल करके बता देता हूँ। इसमें भी वो सेम तरह का पोर्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। ये देखिए, मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स और उनके साइड इफेक्ट है, ठीक है ना। अब ये वाटर वाला पोर्शन इसमें चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसमें एयर पोल्यूटेंट वगैरह, इसमें अच्छा बीओडी सीओडी वो पहले चला गया जो आपके सिलेबस में है ना। इसमें आएगा भाई वो बीओडी सीओडी सारा इसमें दे रखा है, मैंने देखा है। अब कोई बात नहीं, मैं ये जो पीडीएफ है ये वहां में डाल दूंगा, तो ये मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं, ठीक है। ये वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में यहाँ बता रखा है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, आप उसमें से डाउनलोड करके इसको देख लेना, ठीक है। बस मैं आपको एक वो बीओडी सीओडी वाला पोर्शन है जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब वो क्या है कि ये पीडीएफ है ना जो ऐसे ही चलती है, मतलब ये क्या है कि हैवी पीडीएफ है सारी की सारी, ठीक है। तो ये चलने में है ना नानुकुर करती है, ये आपकी जैसे है, जैसे आपको धक्के मार मार के पढ़ाना पड़ता है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वैसे है ये, है ना। तो आप समझ गए होंगे, आपकी इस पीडीएफ के साथ अच्छी बनेगी। ये रहा वाटर पोल्यूशन के पैरामीटर्स आ गए ना, ये रहे पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर्स है, जो भी है इसके पैरामीटर जो जो भी होते हैं। वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज आ गए, वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज के बाद में ये सारा आपका नेचुरल, ये मतलब सोर्सेज ही हैं, एंथ्रोपोजेनिक वगैरह, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन आ गया, है ना, ठीक है। और ये आपके वाटर पोल्यूटेंट्स आ गए, मतलब सारा ही है इसके अंदर। आप देखोगे तो आपको मेजोरिटी जो जितना आपको पढ़ना चाहिए वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है ना। ये बात हो गई, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप अच्छे से करके जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी वाटर पोल्यूशन वाले उसमें, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो अब चलते हैं आगे। ये देखो, ये रहा बीओडी आपके, है ना, ये रहा बीओडी, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ और मिलेगा इसके अंदर, सीओडी भी मिल जाएगा थोड़ी देर में। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें, ये इनमें आपका ज्यादातर काम हो जाएगा। इसके अलावा भी आप कहोगे कि सर काम हुआ नहीं बोल करके, तो फिर आपको कहाँ जाना है? तो फिर आपको देखो कुछ नहीं करना है, आपको जो टॉपिक चाहिए, जैसे मान लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी फॉर आपका वाटर प्यूरिफिकेशन, ये आपको नहीं मिलेगा, ये बुक में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप क्या करना है, इसको गूगल में टाइप करना और पीडीएफ लिखना, आ जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन की और डिसइंफेक्शन की टेक्निक्स है, ये आप लिखना, इनका पीडीएफ, ये टॉपिक डालना और लिख देना पीडीएफ, तो मेरे ख्याल से आ जाएगी। वाटर पोल्यूटेंट और हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये तो मिल जाएंगे, बाकी सारा वो जो मैंने बताया है उनमें मिल जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के लिए भी लोग कहते हैं ये कहाँ से करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बीएससी में देखो प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी और पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये तो आपको बीएससी में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम वाले वहां से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आयन एक्सचेंज है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, जीसी मास है और ये आपकी एचपीएलसी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये देखो एक एमएससी में बुक चलती है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, आपकी एच कोर की चलती है, या आपका कोई ऐसा जानकार है जिसने पुराने टाइम में एमएससी कर रखी है थोड़ी ठीक ठाक तरीके से, तो उसके पास एक चटवाल आनंद की बुक मिल जाएगी, ये आपको चौड़ा रास्ता में बहुत आराम से मिल जाएगी। चटवाल आनंद की बुक एनालिटिकल केमिस्ट्री की आती है, ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स फॉर केमिकल एनालिसिस के नाम से आती है। चटवाल आनंद आप बोलोगे तो वो दे देगा आपको, वहां पर ये आपको सारी है। इसके अलावा आप कहोगे सर मुझे तो बुक में जाना ही नहीं है, मुझे तो कुछ और करना है, तो आप एक काम करना, इग्नू टाइप करना, गूगल में जाकर के इग्नू लिखना और इग्नू लिख करके लिखना गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या लिखोगे? इग्नू लिख करके लिखना गैस क्रोमेटोग्राफी, तो वो आ जाएगी। इग्नू का जो मॉड्यूल है गैस क्रोमेटोग्राफी का वो आ जाएगा, वहां से आप उसको कवर कर सकते हो। गैस को ही नहीं, जीसी मास, एचपीसीएलसी, इन सबको कवर कर सकते हो वैसे। लेकिन वो इग्नू वाला आप मॉड्यूल जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, वो आपके 20 पेजेस का आ जाएगा, तो आपको वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए आप कोशिश करो कि एच कोर और चटवाल आनंद में से ये जो चैप्टर हैं वो आपको कहीं से हाथ लग जाएं। वो 2-2, 3-3 पेजेस के चैप्टर हैं और इंपॉर्टेंट बात उसमें सारी आ रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये एनसीईआरटी में जो क्लास 12th में सॉल्यूशन का चैप्टर है, मेजॉरिटी ऑफ चीजें वहां से हो जाती हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग जो एग्जाम में क्वेश्चन लगते हैं वो, और वैसे आपको थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड और ये सारा ही डाइल्यूट कैसे करते हैं ये सारा ही, तो आपने एमएससी करी है तो एमएससी में फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल बुक खरीदी होगी, आपने नहीं खरीदी है तो आपके किसी जानकार ने खरीदी होगी जिसके पास ये बुक पड़ी होगी, उसमें सोल्यूशन कैसे बनाते हैं इसका एक चैप्टर है, उस चैप्टर की फोटोकॉपी कराओ और मजे करो। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलते हैं आगे।
9th यूनिट है वो आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म की है। ये चैप्टर बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में आप ये चैप्टर कवर कर सकते हो, अच्छा खासा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री कहाँ से करनी है, ये भी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके लगभग पूरा कंटेंट है इसमें, है ना। रिजोल्यूशन, एनांशियोमर्स, इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजन, ये लगभग सारा ही है वहां पर। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, ये वहां पर मतलब लिमिटेड में मिलेगा। ये जो रिजोल्यूशन वगैरह है ना, ये आपको बहुत लिमिटेड उसमें मिलेगा। यदि आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो आप कहां से पढ़ सकते हैं, मॉरिसन बॉयड में से पढ़ सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप कहां पढ़ेंगे, जो एमएससी की जो जगदम्बा सिंह की बुक है ऑर्गेनिक की, वहां से लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टीरियो केमिस्ट्री और ये जो जूनियर केमिस्ट का एग्जाम है उसके पेपर का इस तरह की प्रकृति होगी कि आपको जगदम्बा सिंह तक जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप वो जगदम्बा सिंह की जो ऑर्गेनिक है उसमें से आप ले सकते हैं, उसकी मेन बातें उठा सकते हैं, क्योंकि वहां बहुत डिटेल में है, वो आपके उतना काम नहीं आने वाला। तो एक काम आप करना, बीएससी फर्स्ट ईयर से पहले इस पूरी यूनिट को बहुत अच्छे से आपको करना है, और उसके बाद में स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक का आप मॉरिसन बॉयड में से उठा लेना पोर्शन, ठीक है। वो आपके लिए काफी रहेगा। उसका यदि वो आपको नहीं मिलता है, जगदम्बा सिंह आपको मिल रही है, तो फिर जगदम्बा सिंह में से देख लेना, ठीक है। ओके, 11 नंबर की जो यूनिट है ना, वो खतरनाक टाइप की है। खतरनाक टाइप की क्यों? क्योंकि इस एक यूनिट में उन्होंने 10 यूनिट डाल दी। 10 यूनिट डाल दी ना, मतलब देखो बाकी ऑर्गेनिक का सिलेबस एक तरफ और 11 नंबर की यूनिट एक तरफ। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि 11 नंबर की यूनिट में अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन वाले, हेट्रोसाइकिल, बायोमोलिक्यूल, देखो 7 यूनिट ऑर्गेनिक की बड़ी इन्होंने डाल दी। ये तो पूरा फर्स्ट ग्रेड का ऑर्गेनिक का सिलेबस दे दिया इन्होंने 11वीं यूनिट में। बताओ, कमाल हो गया। स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह जोड़ दो तो फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस बन जाता है ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो ये लोग क्या है कि ऐसे बना देते हैं सिलेबस, है ना। हमें इनके ऊपर नहीं जाना, इनको सीरियस नहीं लेना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस यूनिट को सबसे लास्ट में पढ़ना है। कब? जब हमारा राजस्थान जीके भी हो जाए, बाकी सारी यूनिट हो जाए, तब पढ़नी। क्यों? क्योंकि इतनी मगजमारी करके भी यदि हम 5 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्या मतलब है, क्या मतलब है। अच्छा चलो मान लेते हैं आपका बाकी सारा कवर हो गया, आप चाहते हो कि मुझे इसको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं। इस पूरी यूनिट को समराइज्ड वे में पढ़ना है। समराइज्ड वे में मतलब इसका कहीं इंपॉर्टेंट बातें आपको मिल जाए तो बस आपको वही लेनी है। या फिर आप क्या करो, जैसे एनसीईआरटी उठाओ और ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अब इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एनसीईआरटी उठाओगे तो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इनके टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन वगैरह वो आप इनकी वहां से कवर कर सकते हो। इसके अलावा ये एसिड्स, ये कहां मिलेगा, ये आपको बीएससी की बुक में मिलेगा। तो इनमें ज्यादा आपको रिएक्शन वगैरह लंबी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट कोई हो, ऑक्जेलिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का, सक्सेनिक एसिड का, इंपॉर्टेंट सी कोई नेम रिएक्शन हो या इंपॉर्टेंट सी कोई बात हो, इसकी प्रॉपर्टी हो ऐसी कोई, ठीक है, बस वो आपको उठा करके नोट्स बनाने हैं। कार्बोहाइड्रेट एनसीईआरटी में से देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाना, ज्यादा कुछ अंदर जाने की आपको जरूरत है नहीं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बीएससी की बुक में आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने सारा ठूंस दिया, बताओ इतना भी कोई एक यूनिट के लिए इतना कोई क्यों करेगा, ठीक है। फिर भी आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो बस बीएससी की बुक को खोलो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक मतलब 4-5 पेज में लिख लो, बात खत्म, ठीक है। हेट्रोसाइकिल्स ये आपको कहीं से नहीं लेना, मतलब मेरा कहने का मतलब है बीएससी की बुक से लेना है। अब उसमें आपको पढ़ना क्या है, देखो बीएससी की बुक में तो ये मेरे ख्याल से 50-60 पेज का से भी ज्यादा का चैप्टर है ये, पिरोल, थायफिन, फ्यूरेन। अब आपको क्या करना है, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोई है, जैसे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो कौन सी पोजीशन पे होता है, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है, या इनकी कोई इंपॉर्टेंट ऐसा गुण है, एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है और कोई रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इस तरह की केवल इंपॉर्टेंट बातें आपको लेनी है, ज्यादा अंदर तक नहीं जाना इनके, ठीक है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये आपको इस तरह से करना है। बायोमोलिक्यूल्स अभी तो आया था, अच्छा वो केवल कार्बोहाइड्रेट था, ये हो गया, ये एनसीईआरटी से आपको लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये यूनिट आपको तब करनी है जब आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लेते हैं। अदरवाइज जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें से 5 क्वेश्चन आने हैं तो फिर मतलब ही क्या है, ठीक है। ओके, पॉलीमर्स भाई छोटी यूनिट है, अच्छी यूनिट है, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी पुरानी वाली बुक ले लीजिए क्लास 12th की, उस चैप्टर को एकदम चाट के रख दीजिए, रट के रख दीजिए। और ये जो है बीएससी 3rd ईयर ऑर्गेनिक की बुक ले लीजिए, उसमें भी पॉलीमर्स हैं, वहां से आपको बाकी जो चीजें हैं वो आपको वहां से कवर करनी है। कुल मिलाकर के जैसे ये चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन है, ये सब आपको बीएससी की बुक से उठाने हैं, है ना। बाकी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और वहां भी मिल जाएगा, दोनों को मिक्स करके आप कवर करें, कोई दिक्कत नहीं है। फेट, ऑयल्स, डिटर्जेंट, बीएससी 3rd ईयर की ऑर्गेनिक बुक बता रहा हूं, वहां पे ये पूरा मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ से पढ़नी है, हिंदी मीडियम वाले कहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले आपके क्या बोलते हैं बीएससी की बुक से पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन और ये सारा आपको वहां पर मिल जाएगा, है ना। हाँ ठीक है।
तो ये हो गया IR UV विजिबल, यहां तक का तो आपको मिल जाएगा। कहां पर? आपको BSc की बुक में मिल जाएगा यहां तक का। तो अब अच्छा NMR भी मिल जाएगा BSc में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ठीक है। अब मास आपको नहीं मिलेगा वहां पर, तो आपको बेटर क्या करना है मैं आपको बताता हूं। YR MSc तो करी है ना, तो आप YR शर्मा में से ये सारा करना। YR शर्मा या LDS यादव जो भी आपके पास बुक है उसमें से करना। इसको आप BSc में से मत करना। एक बार BSc में क्या है कि ये टॉपिक है ना अच्छे से नहीं है, YR शर्मा में ये टॉपिक अच्छे से हैं, और वहां आपको कंबाइंड प्रॉब्लम भी मिल जाएगी YR शर्मा में जिनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो ये यूनिट आपको केवल और केवल, चाहे आपका मीडियम BSc हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको YR शर्मा LDS यादव इन दोनों किताबों में से भी जो भी आपके पास हो उसमें से आपको करना है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से आ गई होगी। फोटोकेमिस्ट्री की यूनिट है, कहां से करनी है? ये ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री है आपकी। जो फोटोकेमिस्ट्री वो फिजिकल वाली नहीं है, ऑर्गेनिक की है। इसमें आपको कहां से करना है? ये मॉरिसन बॉयड में से करनी है। मॉरिसन बॉयड में फोटोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है, अच्छे से दिया हुआ है, जिसमें ये पूरा आपका कवर हो रहा है। ये ऐसे के ऐसे कॉलेज लेक्चरर में भी है। फोटोकेमिस्ट्री वाला ये जो पोर्शन है वो मेरे को लगता है ये सिलेबस बनाने वाले एक ही होते हैं। आप देखोगे ना, कुछ यूनिट इन्होंने फर्स्ट ग्रेड से उठाई है, कुछ यूनिट इन्होंने कॉलेज लेक्चर से उठाई है, दोनों को मिला के बना दिया ये जूनियर केमिस्ट। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई। चलो ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। अब ये जो है, ये मॉरिसन बॉयड में अच्छा सा चैप्टर दिया हुआ है, आपको इसके बाकायदा नोट्स बनाने हैं, अच्छी तरह से पढ़ना है। ये अच्छा टॉपिक वहां मतलब समराइज वे में बहुत कुछ दिया हुआ है। आप यदि वहां से कर लेंगे तो और कहीं से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉरिसन बॉयड में से ही करना है। कहीं आप नेट के नोट्स के चक्कर में मत पड़ जाना, वहां ऐसी प्रॉब्लम आपके। देखो क्वेश्चन पेपर में आप सोचो कि मैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नेट से कर लेता हूं, अरे भाई वो आएगा ही नहीं। यहाँ पर बात को समझो। जैसे फोटोकेमिस्ट्री है, अब आप नेट के 50-60 पेज के नोट्स पढ़ो, फिर कहो कि मैंने फोटोकेमिस्ट्री कर ली, बिल्कुल गलत किया आपने। जैसी प्रॉब्लम वहां आती है नेट में, यहाँ थोड़ी ना आएगी। यहाँ बेसिक प्रॉब्लम आएगी, वो आपके मॉरिसन बॉयड के जो 10 पेज का जो चैप्टर है उसे हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने भी इसके बनाए थे नोट्स, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी की तब मॉरिसन बॉयड में से बनाए थे, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन उठाते हैं RPSC वाले। इनके पास जाने के लिए जगह नहीं है ना बेचारों के पास। ठीक है, तो अब लेकिन वो नोट्स हैं, वो मेरी बेटी थी उस समय 1-1.5 साल की, वो पता नहीं उसको कैसे हाथ लग गया एक दिन, और उसने कर दिया पूरा उसको। ठीक है, तो ये बात हो गई। ओके, अब आगे चलते हैं 16वीं यूनिट में, एसिड बेस और नॉन एक्वस। एसिड बेस और नॉन एक्वस भी एज इट इज कॉलेज लेक्चरर में है। ये कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया भाई, कुछ कहां से उठा रहे हैं, कुछ कहां से उठा रहे हैं। ठीक है, ये भी एज इट इज वहां है, करना कैसे है मेरी बात को जरा समझ लो। BSc सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक लेना, वहां पे आपको बेसिक थ्योरीज मिल जाएगी, HSAB कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आपको BSc में अमोनिया और SO2 है, लेकिन SO2 यहाँ इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया, इन्होंने लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है, तो लिक्विड अमोनिया आपको BSc में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब BSc सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक से आपका ये काम हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इन दोनों का क्या है, DMSO THF, तो भैया जी ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनका आपको क्या करना है, DMSO और THF का थोड़ा बहुत इंटरनेट पे आप जाओ और वहां आप इनके बारे में सर्च करो, चाहे वो विकिपीडिया आए चाहे कुछ भी आए, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातों के 1-1.5 पेज के नोट्स बना लेना, बात खत्म। इससे ज्यादा आपको अंदर जाना नहीं है ना। ऐसा नहीं करना कि आप खो के रह जाओ, DMSO में घुल जाओ, कहीं घुलना नहीं है भाई, DMSO में घुलना नहीं है आपको, राजस्थान जीके ही पढ़ना है। ओके, हाँ, अब है आपके पास 17वीं यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम दिया, केमिकल नहीं दिया, वही फर्स्ट ग्रेड वाला सौदा, वहां भी वही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम है। ओके, मुझे लगता है सिलेबस जो बना रहा है उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम से कोई दुश्मनी है, बेचारा वो नहीं दे रहा। ओके, कोई बात नहीं। अब ये थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, पीएच, बफर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बफर एक्शन, यहां तक का तो आपको मिल जाएगा क्लास 11 के एनसीईआरटी के इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। ठीक है ना, और उसके बाद का सारा आपको क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, नास्ट इक्वेशन है, EMF मेजरमेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन, सब कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है। उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी मान के चलना है। एक क्वेश्चन चला जाए तो मुझे कह देना मैं यही हूं। ठीक है, एग्जाम को डिकोड करना छोड़ दूंगा। ओके, ये अब आपका आ गया 18वीं यूनिट केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स भी आपको देखो सबसे पहले एनसीईआरटी से कवर करनी है, क्योंकि ये वहीं से पकड़ते हैं। अभी भी इन्होंने न्यूमेरिकल वगैरह उठा के दिए थे फर्स्ट ग्रेड में, एनसीईआरटी से दे दिए ऐसे कैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह, तो ये वहीं से उठाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी है ना। अब उसके अलावा आपको कहाँ से पढ़नी है, जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जैसे आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये देखो, ये फर्स्ट ग्रेड की यूनिट कर रखी है इन्होंने, है ना।
तो ये फर्स्ट ग्रेड की एज इट इज है। ये तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं, आप हिंदी मीडियम के हैं तो बीएससी से ले सकते हैं, और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप पुरी शर्मा पठानिया से ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये यूनिट कैसे करनी है कवर, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। फिर यदि जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे आपका कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड थ्योरी है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, एसिड बेस एंड एंजाइम कैटालाइसिस, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो ये आपको वहां नहीं मिलेंगे। तो ये आपको हिंदी मीडियम के हो तो आपको बीएससी की बुक लेनी है, और इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको पुरी शर्मा पठानिया में से ये यूनिट दोबारा कवर करनी है। दोबारा का मतलब एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद वापस पुरी शर्मा पठानिया में से ही करनी है, क्योंकि मैंने एक बात कह रखी है कि इनके फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं, सुन लेना मेरी बात को, फिर कहोगे आपने तो बताया नहीं था हमें। न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ये 2 ही जगह से दे रहे हैं, एनसीईआरटी प्लस में आपका पीएसपी। इनके अलावा ये फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कहीं से भी नहीं दे रहे हैं, सुन लेना अच्छी तरह से। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट आ गई, वही केमिकल काइनेटिक्स वाली प्लानिंग सेम रहेगी। एनसीईआरटी से आपको पूरा चैप्टर प्रॉब्लम्स कवर करनी है। थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान रखना, एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स हैं 15-16 के आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी आरपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं में सारी की सारी आ चुकी है। किसी को नहीं पता ये बात, मैं आपको बता रहा हूँ। कब? एनसीईआरटी का जो थर्मोडायनेमिक्स का क्लास 11 का चैप्टर है, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, 20 के आसपास, वो सारी की सारी आरपीएससी में आ चुकी है ना। राज की बात है ये, ठीक है, बताना मत किसी को, है ना। ओके, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी में से पढ़नी है। अब बाकी टॉपिक कहाँ से पढ़नी है? बाकी टॉपिक कौन से? मैंने कहा था ना, इन्होंने फर्स्ट ग्रेड का कुछ उठाया, कॉलेज लेक्चर का कुछ उठाया, बना दिया ये सिलेबस। तो ये देखो, गिब्स फंक्शन है, गिब्स हेमहोल्ट्ज इक्वेशन है ना, ये गिब्स ये फंक्शन है ना, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी है ना, ठीक है। ये सारे के सारे इन्होंने कहा, जूल थॉमसन इफेक्ट है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ये सारे के सारे कहाँ से उठाए हैं? ये आपको, यदि आप हिंदी मीडियम से हो और आप चाहते हो कि मैं तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ूंगा, मैं तो बड़ा जिद्दी हूं, हिंदी मीडियम को छोड़ूंगा नहीं, तो आप बीएससी की बुक ले लेना। बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री आप देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स पूरी है वहां पर, ठीक है। और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम वाले ऐसे स्टूडेंट हो जो पुरी शर्मा पठानिया से कर लोगे, तो फिर बेस्ट रहेगा पुरी शर्मा पठानिया से ये यूनिट आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सीधा पुरी शर्मा पठानिया लेनी है, और इसमें से ये यूनिट आपको पूरी कवर करनी है। बात को समझो जरा, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप बीएससी की बुक को रखना आगे, यदि आप नहीं हो तो पुरी शर्मा पठानिया की बुक को एनसीईआरटी के बाद में उसको पकड़ लेना। सारे टॉपिक आपके थर्ड लो वगैरह सारे आपके वहां मिल जाएंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की यूनिट कैसे मिलनी है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की यूनिट आपको क्या बोलते हैं, एक तो पुरानी जो आज के 5-7 साल पहले यदि किसी के पास बीएससी थर्ड ईयर की बुक मिल जाए, तो थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री की यूनिट है वो आपको मिल जाएगी चैप्टर। आपके पास वो भी नहीं है तो आप एक काम करें, मैं आपको बताता हूं, पुरी शर्मा कालिया में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर है, और जेडीली में भी एक एटॉमिक न्यूक्लियस के नाम से 31वां चैप्टर है। कौन सा? आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। इन दोनों को मिलाने से वैसे तो मोटा मोटा ये पुरी शर्मा कालिया में से ये बुक है वो कवर हो जाएगी। फिर भी आप जेडीली में से इसको देख करके जाएं, क्योंकि जेडीली में जो कंटेंट होता है वो ये आरपीएससी वाले जरूर देते हैं उसको, है ना। इनकी लाइब्रेरी में जेडीली, पुरी शर्मा कालिया, मॉरिसन बॉयड, एनसीईआरटी, बस ये गिनी चुनी बुक रखी है। बेचारों की लाइब्रेरी बहुत कमजोर है, इसलिए उन्हीं किताबों में से एज इट इज क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया कहां से करनी है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की यूनिट है आपकी क्या बोलते हैं, जेडीली और पुरी शर्मा कालिया में से। हिंदी मीडियम वाले कहां से लेंगे? 5-7 साल पुरानी किसी की बीएससी थर्ड ईयर की आपकी फिजिकल मिल जाए तो उसमें भी आपको यूनिट मिल जाएगी एज इट इज, और आपको कहीं नहीं जाना है। 21वीं यूनिट है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कहां से आपको लेना है मैं आपको बताता हूं। यदि आप बीएससी, एक तो देखो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फिजिकल है, बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल है, उसमें आपको ये मिल सकती है। इसके अलावा पुरी शर्मा पठानिया में से आजकल ये हटा दिया, पुरी शर्मा पठानिया के जो पुराने एडिशन देखोगे ना, उनमें कंप्यूटर का चैप्टर है वो भी है, लेकिन अब उसको छोड़ो, कोई बात नहीं, जो गया वो गया, हम जो हट गया उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कंप्यूटर वाला एक चैप्टर मिलेगा। आपको सबसे पहले वो चैप्टर करना है, ठीक है। उसमें हो सकता है आपको मशीन लर्निंग हुआ, असेंबली लैंग्वेज हुआ, हायर लेवल लैंग्वेज हुआ, ये आपको नहीं मिलेगा वहां पर, फ्लो चार्ट हुआ, ये नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप या तो कोई बीसीए आपका स्टूडेंट कोई जानकार हो वो कर रहा है, आप उससे संपर्क कर लो, या एमएससी केमिस्ट्री में भी एक कंप्यूटर फॉर केमिस्ट का एक पेपर चलता है छोटा सा, है ना, उसका यदि किसी के पास नोट्स या पीडीएफ मिल जाए तो आप वहां से कर लो। या इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम लगा था अधीनस्थ बोर्ड का, ठीक है, उसके सिलेबस में भी मोस्ट ऑफ ये टॉपिक हैं, तो उसकी कोई गाइड ले लो और उनमें से इन टॉपिकों की हिंदी मीडियम की फोटोकॉपी करा लो, यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो। बात आपको समझ में आ गई। तो
लेकिन आप ध्यान रखना, यदि आप इनसे जिनसे भी संपर्क करो ये मैटर के लिए, इनको आप ये कहना कि मुझे केवल बेसिक लेवल का चाहिए, 5-7 पेजेस का। ऐसा नहीं वो कोई बुक पकड़ा दे आपको, ये कंप्यूटर की बुक पढ़ लो बोल करके, पता चला आप कंप्यूटर की बुक पढ़ने में 1 साल लग गया आपको, ठीक है। वो काम मत करना, मतलब गो स्मार्टली जाना है, ठीक है। ओके, तो मैंने बता दिया कहां से लेना है। बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल में से जो टॉपिक मिले वहां से कर लेना। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो गाइड्स आती हैं वहां से आप इन टॉपिक्स की फोटोकॉपी करा लेना, और कोई कंप्यूटर वाला पकड़ करके एमसीए कर रहा हो या बीसीए कर रहा हो उसको पकड़ करके इनको समझ लेना कि भाई डेटा प्रोसेसिंग क्या है मुझे बताओ, इसका प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग क्या है, फ्लो चार्ट पे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, या मशीन लैंग्वेज पे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, या असेंबली लैंग्वेज पे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मुझे बता दो। और वैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो एग्जाम की जो आपको गाइड मिलेगी ना मार्केट में, है ना, उसमें भी ये इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये यूनिट आप इस तरह से आप कवर कर सकते हो। ये मैंने बेस्ट ऑफ माय नॉलेज के आधार पे मैंने बताया है, हो सकता है आपको इसका और भी अच्छा रास्ता मिल जाए, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रैक्टिस कहां से करोगे बोल करके। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक ही बुक आपको मिलेगी और कोई ज्यादा मिलेगी नहीं, ठीक है। आपकी लर्निंग केमिस्ट्री ने जो केमिस्ट्री पीवाई की बुक जारी करी है, जिसका डिटेल सॉल्यूशन भी वीडियो के रूप में एप्लीकेशन में रहेगा, वो आपको क्या बोलते हैं, ये आप लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन पे ये बुक जा करके ये बुक आप ले सकते हो। वहां से मोस्ट ऑफ यूनिट्स की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। कुछ कुछ बचेगी, जैसे कंप्यूटर की नहीं मिलेगी, आपके हेट्रोसाइकिल्स वाले पोर्शन की नहीं मिलेगी, आपके ग्रीन केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, है ना, ये इनकी नहीं मिलेगी। इनकी हम क्या करेंगे, ये जो आप क्या बोलते हैं लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन है, उसी में इनकी जितनी भी पीडीएफ है मेरे पास में, चाहे वो इग्नू की हो चाहे किसी की भी हो, वो मैं एप्लीकेशन में फ्रीली सबके लिए अपलोड कर दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी जो बुक है, कौन सी, लर्निंग केमिस्ट्री वाली, ये मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये हमारी जो बुक है लर्निंग केमिस्ट्री की, एमसीक्यूज की है ये। इसमें आरपीएससी के पिछले 10-15 सालों में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, 15 सालों में 3700 क्वेश्चंस का इसमें संकलन है, और अभी उसकी आंसर की है। और ये बुक काफी ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, और आपके कम से कम 80% सिलेबस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो आरपीएससी की जितनी भी एग्जाम होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्कूल लेक्चरर है, केमिस्ट है, एसीएफ है, आपके जूनियर केमिस्ट पीएचडी वाली है, सीनियर टीचर है ना, ठीक है, लेक्चरर है, लेक्चरर इन टेक्निकल एजुकेशन, ये सब के क्वेश्चन पेपर आपको वहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। काफी शानदार ये बुक आपके लिए होने वाली है। और इसके जो इनसाइड पेजेस में भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, ये आप देख सकते हो। इतनी एग्जाम हमने इस बुक में कवर करी है ना। और इसमें अभी मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट पीडीएफ और दिखाने वाला हूं बेसिकली, ठीक है। तो ये बात हो गई। ये देखो आपके एटॉमिक यूनिट के, ये पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, ट्रांजिशन, लेंथेनॉइड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेट्रिक, सभी तरह की यूनिट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन की है, सरफेस की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम है, आपका केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, एल्केन, एल्कीन, ऑल्काइन जो भी है सारा है, चिंता मत करना। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ड्रग, सब कुछ है, नो टेंशन, ठीक है। तो ये हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि काफी सारी चीजें आपको इसमें बुक में मिल जाएंगी, तो प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं आता हूं मैदान में, ठीक है, बहुत देर हो गई, यस, ओके। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बिल्कुल तरीके से जूनियर केमिस्ट के लिए जो जो चाहिए वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है कि आपको पढ़ना कहाँ से है, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है। भाई राजस्थान वाले जीके पोर्शन की इज्जत करना, वो यदि आप उसकी इज्जत करोगे तो वो भी आपकी इज्जत करेगा और कुछ आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। आप यदि केमिस्ट्री में खो गए तो उस राजस्थान वाले पोर्शन को ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी बेइज्जती है, ये पढ़ नहीं रहा है ध्यान से, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, अब बता सिलेक्शन कैसे लेता है, ठीक है। तो यही गलती बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट ग्रेड पेपर में करी थी। वो केमिस्ट्री में खो गए और वो खो करके भीड़ में गुम गए, उनका पता ही नहीं चला, ठीक है। पता किसका चला? जो बैलेंस वे में चला, फर्स्ट पेपर और आपका जो सेकंड पेपर केमिस्ट्री वाला है, उनको दोनों को बैलेंस वे में लेकर के चला। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, पेपर जो एग्जाम पास होती है वो बेसिकली ज्यादा नंबर लाने से होती है ना, ज्यादा नंबर लाने से होती है, ज्यादा पढ़ने से नहीं होती है कि भाई आपने बहुत सारा पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा नंबर कैसे आते हैं? स्मार्ट अप्रोच से आते हैं कि आपको केमिस्ट्री कौन सी यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, किसका कंटेंट कम है, किसका ज्यादा है ना। जीके वाले पोर्शन में कौन सी यूनिट का कंटेंट कम है, किसका ज्यादा है, कैसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, ये प्लानिंग आपको करनी है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी, ठीक है।
इसके अलावा भी कुछ ग्रीन केमिस्ट्री और उनके जो चैप्टर्स हैं वो मैं एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी मैं हेल्प कर पाऊंगा जूनियर केमिस्ट को लेकर के। तो थैंक यू वंस अगेन। क्या बोलते हैं, बुक आ गई भाई हमारी, उसके साथ ही करेंगे कवर पेजेस। हाँ, ये बुक काफ़ी खतरनाक है ना? ठीक है, ये रही केमिस्ट्री PYQ बुक, ये हमारा ये है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जूनियर केमिस्ट के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पूरी तरह से मैं आपको गाइड कर पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।